क्लास लगी हुई देख। चलो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक राइट्स एंड ड्यूटीज अराइजिंग आउट ऑफ द स्टेट सक्सेशन ऑन। अच्छा यू कंटिन्यू हले में पंहिंजो टॉपिक स्टेट प्रॉपर्टीज जे बारे में असां कल लास्ट में जेको डिस्कशन असांजी हली पे वियाना कन्वेंशन में इहो सब जेके मैटर्स हुआ अंडर डिस्कशन आया 1983 में जेको हिनन जेको वियाना कन्वेंशन जेको आहे सो उनके अडॉप्ट कयो फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट सक्सेशन। Now the Article 11 was about the state properties. That archives and the debts 1983 says that the property will pass to other state without compensation. Means if a state Jacob where parental state have some kind of properties already, अगर जैसे मतलब है कि हम लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई किसी बंदे की डेथ हो जाती है, पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी ऑफ स्प्रिंग को पास ऑन हो जाती है। बिल्कुल सेम वे में अगर कोई स्टेट जो है वो जो पेरेंट स्टेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं या उसके कुछ डेट्स हैं, अगर उसने किसी के पैसे देने हैं वो भी और साथ में अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी, तो वो बिल्कुल एक सेम मैनर में बिल्कुल जो है पास ऑन हो जाएंगी आने वाली जो सक्सेसर स्टेट है उसको। और आर्टिकल 12 इसका ये कहता है सेज दैट द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट ओन्ड बाय अ थर्ड स्टेट इज नॉट अफेक्टेड। यानी इसके अंदर ये है कि अगर जो सक्सेशन हुई है सक्सेशन के जरिए अगर उसी स्टेट के अंदर थर्ड पार्टी हमारे पास आ जाएगी, मिसाल के तौर पर अगर उसी स्टेट के अंदर किसी थर्ड पार्टी की कोई प्रॉपर्टीज थी और वो ओनर था उस प्रॉपर्टी का, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदे रह रहे हैं किसी स्टेट के अंदर, सिटीजन है वहां की कोई प्रॉपर्टीज है या किसी और मुल्क की कुछ प्रॉपर्टीज या वहां पर कोई उनके कोई ट्रीटीज के तहत, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई वहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट हुई भी है और वो इन्वेस्टमेंट के जरिए वहां कोई कंपनी ऑलरेडी काम कर रही थी पहले किसी और फॉरेन कंट्री की, तो वो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ट्रीटी जो है वो पास ऑन हो जाएगा। हाँ अलबत्ता हमने जो कल की क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई पीस ट्रीटीज वगैरह हुए हैं बॉर्डर के बारे में, तो जो पीस ट्रीटीज हैं उनके साथ जो है वो नई स्टेट के साथ जो है उनको न्यूली करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई किसी थर्ड पार्टी यानी किसी दूसरी स्टेट के कोई राइट्स है वहां पर, तो वो उनको अफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज पास ऑन हो जाएंगे। और आर्टिकल 13 कहता है इट टेल्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ द प्रेडेसेसर state to take all measures to prevent damage and destruction of the state property which is to be passed to the succeeding state। यानी अब अगर वहां पर कोई प्रॉपर्टीज हैं किसी थर्ड पार्टी की, यानी कोई बाहर से कोई कंपनी आई हुई है उसके साथ किसी मुआहदे के तहत, जिस तरीके से प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी जो पहले ऑलरेडी जो पेरेंट स्टेट थी जिस तरीके से उन तमाम प्रॉपर्टीज का ख्याल रख रही थी और डैमेजेस का हर चीज का ख्याल कर रही थी, डिस्ट्रॉय होने से बचा रही थी और वहां पर उनके हुकूक पूरे कर रही थी, वहां पर जो लोग मौजूद थे काम करने के लिए अगर कोई आए हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जो सक्सेसर स्टेट होगी उसको भी ये सारी चीजें करनी होंगी। अच्छा अब कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं। प्रेडेसेसर स्टेट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट नाउ वेदर द सक्सेसर स्टेट इज बाउंड बाय दैट और नॉट। अच्छा यहाँ पर जो है ना एक हमारे पास केस डिस्कस हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें जो है एक जो केस है उसका है कि गोल्ड माइंस का केस था वेस्ट आयरलैंड में और एंड सेंट्रल वेस्ट आयरलैंड एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस द किंग। Succeeding state was entitled to decide whether it will accept the financial obligations of the former state or not. If it won't accept, then it won't be liable। यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई पहले से किसी कंपनी के साथ जो है कोई मुआहदा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, न्यू आने वाली कंपनी न्यू आने वाली जो स्टेट है, न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है, अगर वो चाहती है कि वो कंपनी वहां पर काम करती रहे और उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहती है, तो फिर उसके ऊपर लायबिलिटी और ड्यूटीज और दोनों चीजें एज इट इज लायबल हो जाएंगी। लेकिन अगर न्यूली बॉर्न स्टेट जो है या सक्सेसर जो है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो
आगे फॉलो करना नहीं चाहती, उनको खत्म कर देना चाहती है, तो वो खत्म करने का राइट रखती है। ऐसे केसेस के अंदर जहां पर कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए हुए हैं और उसके जरिए जो है कोई दूसरी कंपनी वहां पर, जैसे यहाँ पर हम आयरलैंड का की जो है एक कंपनी थी, गोल्ड माइनिंग कंपनी, उन्होंने जो है वो केस किया था वहां के किंग के खिलाफ, जब वहां पर वो न्यूली जो है वो स्टेट वहां पर फॉर्म हो गई थी, तब की बात है। ठीक है। अच्छा, कंसेशनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके अंदर कोई कंसेशन मिली हुई है, लाइक डिगिंग ऑफ माइंस, लेइंग ऑफ द रेलवेज, देयर आर ऑफ लोकल नेचर, यानी जो वहां पर ऐसे कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं जो कि लोकल नेचर के हैं, यानी उनका ताल्लुक जो है वहीं की जो है जमीन के साथ है और वहीं के लोग हैं काम करने वाले, they are of the local nature and that is why they are binding on the succeeding state। यानी कि हमने जो अभी तक डिस्कशन की है उसमें दो चीजें बिल्कुल वाजे हो चुकी हैं। एक नंबर वन ये कि जो उस शहरी, जो उस मुल्क के शहरी होंगे, सिटीजन होंगे, या वहां की जो प्रॉपर्टीज होंगी, उनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर जो काम करने वाले लोग होंगे वो एज इट इज काम करते रहेंगे। वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी वहां के लोकल लोगों के साथ हुए हुए थे गवर्नमेंट के, वो एज इट इज सक्सीडिंग स्टेट के की तरफ पास ऑन हो जाएंगे। वो अगर किसी की कोई बाहर की, इवन बाहर के भी लोग हैं, थर्ड पार्टी भी है कोई अपने उस मुल्क से बाहर से आई हुई है और वहां पर कोई कंपनी काम कर रही थी, तो वो कंपनी की अगर वहां पर कोई प्रॉपर्टीज हैं तो उन प्रॉपर्टीज को भी सक्सीडिंग स्टेट को सेव करना है और उनके राइट्स का ख्याल करना है। लेकिन अगर कोई किसी किस्म के मुआहदे हुए हुए हैं जो कि रिलेटेड है किसी किस्म के इंटरेस्ट और लायबिलिटी के साथ, तो उन तमाम मुआहदों के बारे में नई आने वाली स्टेट को फैसला करने का इख्तियार होगा। ये यहाँ तक बात आप बिल्कुल क्लियरली समझ लें। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है उसमें ये दो बातें तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गई। अब आ जाते हैं कानून की तरफ। तो जो न्यूली बॉर्न स्टेट है, क्या वो लॉस एडॉप्ट करेगी जो प्रीवियस स्टेट ने बनाए थे, या जो प्रीवियस स्टेट उसके स्टेट के ऊपर जो लॉस थे जो उसके ऊपर एप्लीकेबल थे वो न्यूली बॉर्न स्टेट पर भी होंगे या नहीं। सक्सीडिंग स्टेट विल हैव टू डिसाइड वेदर द लॉज ऑफ द प्रेडिसेसर स्टेट विल कंटिन्यू और नॉट। ये राइट भी न्यूली बॉर्न स्टेट को हासिल होगा कि अगर वो चाहे तो तमाम कानून एडॉप्ट कर सकती है, तमाम लॉज को, अगर चाहे तो उसमें सर्टेन अमेंडमेंट्स कर सकती है। अगर मिसाल के तौर पर कोई रेवोल्यूशन होती है और प्रीवियसली जो प्रेडिसेसर स्टेट है उसके लॉस के साथ जो है न्यूली बॉर्न स्टेट के लोग एग्री नहीं है, वो उनको लाइक नहीं करते, हो सकता उसी की वजह से रेवोल्यूशन आई हो, उनके कुछ कवानीन ऐसे हों जिनकी वजह से जो है वो इख्तलाफात पैदा हो गए हों। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो न्यूली बॉर्न स्टेट अगर चाहे तो अपने लिए न्यू लेजिस्लेशन कर सकती है। अब आ जाते हैं नेशनलिटी की तरफ कि जो वहां के नेशनल्स होंगे, जिन लोगों को नेशनलिटी ऑब्टेन की हुई होगी जिन लोगों ने, तो उनका क्या मुस्तकबिल होगा। नेशनलिटी ऑफ द न्यू स्टेट इज गेन्ड एंड नेशनलिटी ऑफ द प्रेडिसेसर स्टेट इज लॉस्ट। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सिचुएशन ये होगी कि जो न्यूली बॉर्न स्टेट है ऑटोमेटिकली जो पुरानी स्टेट के जितने भी सिटीजन्स थे जो वहां रह रहे थे उनको न्यूली बॉर्न स्टेट की नेशनलिटी हासिल हो जाएगी, और जो प्रेडिसेसर स्टेट की जो नेशनलिटी थी वो क्या हो जाएगी, वो दे विल लॉस इट। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है कि किसी एक बहुत बड़े मुल्क का कोई एक हिस्सा आजाद हो जाता है, दे गेट इंडिपेंडेंस, और आजाद हो जाता है या फिर उससे अलहदगी इख्तियार कर लेता है, तो उसमें सिचुएशन ये होगी कि जो डोमिसाइल वहां के उस इलाके के डोमिसाइल होंगे लोग, उस मखसूस इलाके के, उनकी नेशनलिटी जो है लॉस्ट होगी। लेकिन जो बाकी की, जैसे होता है कि अगर कोई मुल्क होता है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारे लोगों ने वहां पर जो है वो कारोबार किया हुआ होता है, लोग एक दूसरी जगह पर गए हुए होते हैं काम काम करने के सिलसिले में। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो सिचुएशन ये बनेगी, जो बाकी जो है वो प्रेडिसेसर स्टेट के जो लोग हैं जो दूसरी जगहों से आए हुए हैं उनकी नेशनलिटी रहेगी, और जो उस मखसूस इलाके के लोग होंगे दे विल लॉस्ट द प्रेडिसेसर स्टेट्स नेशनलिटी। वहां पर ये सिचुएशन होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रीटीज की तरफ। वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट इज रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज in 1978 enter into force। 1978 में जो है ये वियना कन्वेंशन का ही कुछ पार्ट था जिसके अंदर ये डिसाइड कर दिया गया था कि
उन तमाम ट्रीटीज का क्या मुस्तकबिल होगा जो उस स्टेट के साथ हुई भी होंगी। और ये कम इनटू फोर्स यानी ये लागू जो हुआ, ये जो लॉ बनाया गया था 1978 में, लागू हुआ 1996 के बाद। ठीक है। A15 treaties of the predecessor states are to be enforced in relation to the territory thus passing, यानी अगर कोई ऐसी ट्रीटीज हैं जिनका ताल्लुक उस टेरिटरी के साथ है, यानी वहाँ की जो वहाँ का जो इलाका है या वहाँ का जो एरिया है, वहाँ जो एरिया जो है न्यू स्टेट के अंदर शामिल हो गया है, उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रीटी है तो वो उस एरिया के साथ साथ उसकी तरफ पास ऑन हो जाए। अच्छा, treaties of the successor state are to be enforced in respect of the territory thus passing, unless it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty to the territory would be incompatible with the object and the purpose of the treaty, or would radically change the conditions फॉर इट्स ऑपरेशन। हाँ, ये भी हो सकता है अगर कोई ऐसे ट्रीटीज है जिसके साथ न्यूली बॉर्न स्टेट कंपैटिबल नहीं है, यानी कंपैटिबल का मतलब ये कि उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, या उसकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके साथ जो है वो न्यूली बॉर्न स्टेट जो है वो, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहती, तो फिर वो बाय वे ऑफ इट्स ऑपरेशन उन कंडीशंस को चेंज भी किया जा सकता है। और फिर क्या होगा कि वो जो न्यूली बॉर्न स्टेट है वो अपने हिसाब से उनके साथ उन तमाम पार्टीज के साथ टेरिटरीज और ट्रीटीज जो है वो कर सकती है, ये उनको राइट होगा। जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं अगर कोई किसी किस्म के, तो उनका क्या होगा? ऑब्लिगेशंस देखें हम वो कहते हैं उन चीजों को कहते हैं जो किसी शख्स के ऊपर जिम्मेदारियां बन रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ माय ऑब्लिगेशंस, तो मींस मुझे आई हैव टू पे समथिंग टू समवन, यानी अगर राइट्स हैं तो आई हैव टू ऑब्टेन, और अगर ऑब्लिगेशंस हैं तो आई हैव टू पे। तो अगर ऑब्लिगेशंस हैं कॉन्ट्रेक्चुअल किसी किस्म की, तो उनका क्या जो है फ्यूचर होगा? the relevant treaties will continue in force। अगर ऐसी बात है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उस स्टेट ने कुछ ऑब्टेन किया था किसी से, उसको रिटर्न करने हैं पैसे, या कुछ ओ थे, यानी कि कोई उधार वगैरह लिया होता उस मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क से या किसी इदारे से, किसी डिपार्टमेंट से, तो वो तमाम ऑब्लिगेशन एज इट इज पास ऑन हो जाएंगी और वो उनको अदा करनी पड़ेगी। और फ्री चॉइस की जो डॉक्ट्राइन है कि अगर न्यूली बॉर्न स्टेट जो है वो चाहे तो उनको कंटिन्यू करे, लेकिन अगर चाहे तो ड्रॉप करे, ये एक जो है डॉक्ट्राइन है जो कि अंडर डिस्कशन आई थी, लेकिन ऐसा जो है करने का राइट उनके पास नहीं होगा। जो न्यूली बॉर्न स्टेट है, इट हैज टू कंटिन्यू ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। डैमेजेस फॉर द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वुड नॉट एग्जिस्ट, यानी जो डैमेजेस वगैरह अगर किसी किस्म के हुए हैं, और अनलिक्विडेट का मतलब होता है एक तो लिक्विडिफाई हो जाते हैं, यानी कि लिक्विडिफाई हम कहते हैं किसी भी चीज के जो है वो एब्जॉर्ब हो जाने या खत्म हो जाने को। अगर कोई चीज लिक्विडेट नहीं हुई है, कोई डैमेजेस अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो जो है दे वुड नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसको हम मेरे ख्याल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी खैर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर उसके बाद में इसके बाद में आपको समझाते हैं। इफ देयर इज एनी अनजस्ट enrichment to the predecessor or successor state, the right and the corresponding obligation may survive, यानी अगर किसी किस्म की जो है predecessor state के जो previous state है उनको किसी किस्म के जो है राइट्स भी हासिल थे और उनको ऑब्लिगेशंस भी पे करने थी, यानी कि ऐसा था कि जहां पर वाइस वर्सा था, यानी गिव एंड टेक वाला मामला था। ऐसा नहीं था कि खाली चीजें देनी थी। मैडम आवाज मत होजे। अच्छा, तो मे बी द नेटवर्क जो कोई इशू हुजे, का घणी देर का आवाज न तो जे। हाणे आवाज अचे तो? जी मैडम अचे। हेलो, हाणे अचे तो आवाज? यस मैम अचे पियो। चलें लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा एक्चुअली नेटवर्क जो इशू हुंदो, वो पाण रिकॉर्डिंग वारो जेका रिकॉर्डेड लेक्चर हुंदो न, उन में तव्हां खे क्लियर थींदो, तव्हां सां शेयर करे छॾींदुसि। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अची वियो हूंदो सभु शइ।
पोइ तव्हां जेको आहे उनखे ॿुधी वठिजो ऐं काशे हूंदी जेकॾहिं रहिजी वेंदी त सुभाणे वारी क्लास में पाण उनखे डिटेल में पढ़ी वठंदासीं. If there is any unjust enrichment to the predecessor or the successor state, the right and corresponding obligations may survive. यानी अगर कंहिं क़िस्म जो जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जो को उन्हनि जो कॉन्ट्रैक्ट थियल आहे जंहिंमें काफ़ी राइट्स बि उन स्टेट जा जेको आहे सो क्रिएट थियल आहिनि उन जे अकॉर्डिंग टू द राइट दे हैव सम ऑब्लिगेशंस मींस वाइस वर्सा क़िस्म जो जेकॾहिं को कॉन्ट्रैक्ट थियल आहे जंहिंमें वो स्टेट कुछ गेन भी कंदी ऐं हुन जे बदले में हुनखे कुछ पे भी करणो पवंदो. अहिड़ो जेको अहिड़े क़िस्म जो कॉन्ट्रैक्ट हूंदो उहो सर्वाइव कंदो, बिल्कुल उहो हलंदो ऐं कंटिन्यू रहंदो. चलें आगे चलते हैं. पब्लिक डेट्स जो होंगे, पब्लिक डेट्स हम किसे कहते हैं कि जैसे अगर किसी मुल्क की कोई शहरी हैं जो वहां पर रह रहे हैं उनमें उनके साथ अगर कोई लेन देन के मामला आते हैं, टेकिंग द बर्डन विद द बेनिफिट्स, यानी कि ऐसा होगा कि जो पब्लिक डेट्स होंगे वो भी साथ के साथ ही उनको, जैसा कि वो स्टेट अगर अलग हो जाती है तो उस स्टेट के हिस्से में जो जो चीजें आएंगी उसमें से बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे साथ के साथ, लेकिन साथ में बर्डन भी शिफ्ट होगा. अगर तो लोगों को कुछ देना है, यानी कि किसी जैसा कि पब्लिक जो है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम यूनिवर्सिटी का काम करते हैं उसके बदले में यूनिवर्सिटी हमें कुछ पे करती है, ठीक है. अब ये क्या है जो हमें उनसे पैसे जो मिलते हैं, these are debts to यूनिवर्सिटी, यानी ये जो पैसे हमें हुकूमत पे करती है ये डेट्स में आ गया, ये पब्लिक डेट्स है. यानी हाँ, जो आवाम को पैसे देने होते हैं हुकूमत ने उनकी जो है वो सर्विसेज के बदले में, अगर पब्लिक डेट्स हैं तो वो उनको एज इट इज जो है वो जहेज में मिलेंगे और उसको उनको एक्सेप्ट करने. न्यूली बॉर्न स्टेट, नो ऑब्लिगेशन एक्रूज for a successor state in respect of a public debt incurred for a purpose hostile to the successor state or for the benefits of some other states. यानी अगर मिसाल के तौर पे दूसरी स्टेट, किसी और स्टेट के कुछ जो है बेनिफिट्स क्रिएट हो रहे हैं उस स्टेट के अंदर, वो भी उनको जो है कंटिन्यूसली अडॉप्ट करने, और अगर वहां की जो पब्लिक है उनके कुछ डेट्स हैं उनके ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि वो उनसे दूर भाग सकते हैं, उनसे दूर नहीं भाग सकते. उनको साथ के साथ अगर जो है जैसे ही न्यू बॉर्न स्टेट है उनको वो सारी की सारी जो ऑब्लिगेशंस है वो उनको पूरी करनी होगी जब भी कोई मुल्क आजाद होगा. साथ के साथ if a country is divided into many countries the debt becomes divided among the successor. ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसा कि आबादी के हिसाब से मैंने आपको कहा कि जो वहां की वेल्थ होगी वो डिवाइड हो जाएगी. अगर वेल्थ डिवाइड होगी तो साथ के साथ ऑब्लिगेशंस भी डिवाइड होंगी, सब चीजें डिवाइड हो जाएंगी. अगर बहुत सारे ममालिक में वो तकसीम हो जाती है वो जो प्रेडेसेसर स्टेट है, तो उनके जो भी डेट्स होंगे वो उनको अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन डिवाइड हो जाएंगे. नॉट अकॉर्डिंग टू एरिया बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, उसको उनकी जो है डिवीजन हो जाएगी साथ के साथ. फिर जो उनके हिस्से में आएंगे डेट्स वो उनको इसी तरीके से जो है वो अदा करने होंगे. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक इसमें जो है एक मिसाल है ओटोमान डेट्स आर्बिट्रेशन 1925 के अंदर अगर कुछ एक जो है स्टेट थी ओटोमान, उनको जो डेट्स उनके पास जो उनके ऊपर आए थे, ये एक न्यूली बॉर्न स्टेट थी, तो वो उन्होंने जो है आर्बिट्रेशन के जरिए जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था और उनको ये पैसे देने पड़े थे. प्रोपोर्शन बेनिफिट्स जो है, जिस तरीके से प्रोपोर्शन उनको बेनिफिट्स मिलेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जो है प्रोपोर्शन डेट्स उनको मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि सारा का सारा उधार उनके ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. प्रोपोर्शन के तहत सब चीजें जो है वो पूरी जितनी भी हिस्से होंगे उस मुल्क के उसमें वो डिवाइड हो जाएंगी. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा हमने इस्लामिक लॉ में पढ़ा था कि अगर आपने इस्लामिक लॉ के आपके जहन में जो है अभी तक वो कि उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई शख्स अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी औलाद में उसकी जो जैसे प्रॉपर्टी तकसीम होती है बिल्कुल वैसे ही उसके जो डेट्स होते हैं वो भी तकसीम होते हैं. अगर किसी के हिस्से में ज्यादा प्रॉपर्टी आती है तो उसको ज्यादा डेट्स भी पे करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं होता कि डेट्स को किसी एक के खाते में लगा दी जाए और प्रॉपर्टी हर कोई लेके चला जाए, ऐसा नहीं होता. बिल्कुल ऐसे ही अगर न्यू बॉर्न स्टेट्स होंगी उसके दरमियान अगर जैसे जो है प्रॉपर्टीज तकसीम होंगी बिल्कुल सेम वे में जो है
जो है वो डेट्स भी तकसीम हो जाएंगे। Vienna Convention on Succession of State in Respect of State Property, Archives and Debts 1983 not in force। जो इन्होंने एक लॉ जो बनाया हुआ है, अभी तक ये कंप्लीट कोई लॉ मौजूद नहीं है, जैसा कि अभी हमने वियना कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया था, ये भी अभी अंडर कंसीडरेशन है। 1983 के अंदर कुछ इसके ऊपर इन्होंने रूल्स बनाए थे, और होता यह है कि जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे दो ममालिक के दरमियान, तो फिर वो मैटर आईसीजे में चला जाता है, फिर आईसीजे के अंदर उसको सॉल्व कर दिया जाता है, या फिर आर्बिट्रेशन के जरिए उनको हल किया जाता है। यूजुअली ऑल डिस्प्यूट्स हैज टू सेटल्ड बाय एग्रीमेंट्स। ऑब्वियसली जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं आर्बिट्रेशन के जरिए, बाय द कंसेंट ऑफ पार्टी एग्रीमेंट्स करा दिए जाते हैं, उनके दरमियान उनको सेटल किया जाता है। The successor state acquires the whole property of the predecessor state or states। अगर तो बहुत सारी स्टेट्स ही मिलकर एक हो गई हैं, तब भी तमाम प्रॉपर्टी जितनी भी थी उन तमाम छोटी स्टेट्स की वो सारी की सारी मिलेंगी, और अगर एक बड़ी स्टेट थी वो डिवाइड हो गई है, तब भी ऐसा ही होगा कि प्रॉपर्टीज डिवाइड हो जाएंगी। इक्विटेबल प्रोपोर्शन इज टू पास टू द सक्सेसर स्टेट, यानी जो उनका इंसाफ के जरिए जो उनका जो हिस्सा बनेगा वो उनको मिल जाएगा। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है वियना कन्वेंशन का, कि इफ द सक्सेसर स्टेट इज अ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, नो डेट विल पास अनलेस द एग्रीमेंट अदरवाइज एग्रीज। यानी कि अगर कोई जो है नई न्यूली बॉर्न स्टेट है, तो ऐसा होगा कि उसके ऊपर जो डेट्स होंगी प्रेडेसेसर स्टेट्स के ऊपर, उनको बाय वे ऑफ एग्रीमेंट या बाय वे ऑफ आर्बिट्रेशन उनको जो है पास ऑन होंगे। उसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ न्यूली बॉर्न स्टेट को रियायत भी दी जाएगी उन तमाम इदारों की तरफ से। जैसे अगर मिसाल के तौर पर आईएमएफ का कर्जा लिया हुआ है किसी भी मुल्क में, और वो मुल्क जो है मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो क्या होगा कि आईएमएफ के साथ फिर उनके जो है सेशन होगा, वो एग्रीमेंट्स होंगे कुछ, उनको जो है आईएमएफ जो है उसमें रिलैक्सेशन भी देगा, फिर उसके बाद वो उनको पास ऑन होंगे। डायरेक्टली बिल्कुल एज इट इज पास ऑन नहीं होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि प्रॉपर्टी एंड आर्काइव्स। द स्टेट should receive not only whole property of the predecessor state situated in the territory of the new state, but also property having belonged to the territory of successor state and situated outside it, and having become property of the predecessor state during the period of dependence। यानी अगर जो predecessor यानी जो पेरेंटल स्टेट की अगर कुछ प्रॉपर्टीज किसी दूसरे ममालिक में मौजूद थी, तो उनमें से भी जो जो उसके हिस्से में न्यूली बॉर्न स्टेट के हिस्से में आएगी वो भी तमाम उसको मिलेंगी, और जो उसकी अपनी टेरिटरी के अंदर मौजूद है वो भी तमाम उसके हिस्से में आएंगी। इफ नो एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड इन द केस ऑफ सेशन ऑफ द successor state would receive the part of archives necessary for an efficient administration of the acquired territory, as well all the documents relating fully or mostly to the ceded territory। यानी अगर किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, तो जो स्टेट पुरानी थी जो खत्म हो गई है, उसकी तरफ से आर्काइव जो भी न्यूली बॉर्न स्टेट होगी उनको तमाम जो आर्काइव्स हैं, आर्काइव्स किसे कहते हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं जो वो पुरानी स्टेट, जैसे हमारे पास स्टेट प्रॉपर्टी हमारी स्टेट के अंदर भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट से ताल्लुक रखती हैं, तो वो इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी या जो भी प्रॉपर्टीज होंगी और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तमाम कंप्लीटली जो है न्यूली बॉर्न स्टेट को मिल जाएंगे। सक्सेशन रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब क्या है कि जो मेंबरशिप है उसके अंदर जो है जाहिर सी बात है न्यूली बॉर्न स्टेट को अपनी मेंबरशिप जो है उसके अंदर लेनी होगी। नो सक्सेशन रिगार्डिंग दैट बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ a state may become a member of UN, for example India and Pakistan at the time of partition। at the time of partition जैसे इंडिया और पाकिस्तान को अपनी न्यूली जो है वो मेंबरशिप लेनी पड़ी थी, बिल्कुल एज इट इज न्यूली बॉर्न स्टेट को लेनी होगी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो
एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ। अब कंक्लूजन ये है इसका कि सक्सेसर स्टेट enjoys all rights of its parent state. Number 2, it also discharge all duties. Number 3, state succession can either total or partial. या तो मुकम्मल तौर पर उसको चीजें मिल जाएंगी या उसके पोर्शन में जो या जो उसके हिस्से में आएंगी वो मिलेंगी। अच्छा, और जो अगर कानून की अगर हम बात करें, नीट कोडिफाइड लॉज, उनको अपने कवानीन खुद बनाने, अगर वो चाहे तो अडॉप्ट करें, अगर ना चाहें तो उनको जबरदस्ती जो है वो अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने कवानीन वो नए भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये हमारा जो आज का लेक्चर था, ये जो टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो इसमें से आप करें। जी, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो भले आप पूछ लें, या फिर कल अगर हमारी जो वैसे भी कल क्लास है तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक को दोबारा जो है वो पढ़ लेंगे। यस मैम, ये सही है। हाँ, ऐसा कर लेंगे कि हम कल की हमारी जो क्लास होगी वो हम रख लेते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है।